हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका 7th चैप्टर है फेडरलिज्म, इसकी बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 2025 सेशन जो है आपका 25-26 सेशन, इसके अकॉर्डिंग न्यू वीडियो है और इजी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे। आपकी सारी की सारी क्वेरीज का जवाब यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ना है तो @class11ESP ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी, सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। सारी वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें eklavyastudypoint.com। तो फेडरलिज्म चैप्टर की तरफ अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है या तो वो यूनिटरी होती है या फिर वो फेडरल होती है। यूनिटरी का मतलब है ऐसी सरकार जिसके पास सारी पावर अपने पास है, किसी को वो कोई पावर नहीं दे रही है। फेडरल एक ऐसी सरकार है जो अपने पावर्स को डिवाइड कर रही है, स्टेट्स के साथ डिवाइड कर रही है। सो एक फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? देखो, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही यही होता है जहां पावर्स को शेयर किया जा रहा है बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि दो लेवल पे सरकारें काम करेगी। एक तो देश के लिए सरकार होगी जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, और एक तरफ आपकी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स होंगी जो स्टेट्स के लिए काम करेंगी, उनको भी पावर दी जाएगी। तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या हुआ? आखिर फेडरलिज्म का मतलब होता क्या है? देखो भाई, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पावर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल्कुल टॉप नेशनल लेवल पे है और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे है, उन दोनों के बीच में डिवाइड कर दी जाएगी। सिंपल सा आंसर है। अगर आपसे कोई पूछता है भाई फेडरलिज्म का मतलब समझाओ कि फेडरलिज्म होता क्या है, तो सिंपली आपको बता देना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जब पावर डिवाइड हो जाती है, इसी पावर के डिवाइड होने को ही हम फेडरलिज्म का नाम देते हैं। ठीक है? तो देखो, हमारे सेंट्रल लेवल पर मोदी जी काम कर रहे हैं। ठीक है? सेंट्रल लेवल की उनकी एक गवर्नमेंट है। और स्टेट लेवल पे जैसे योगी जी होते हैं, सीएम है। ठीक है? ये स्टेट लेवल की है। सो इसी तरीके से आपको समझते हुए चलना है कि जो गवर्नमेंट होगी ना, उनको उनकी पावर को जब हम दो लेवल पर बांट देंगे, एक गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं है, सेंट्रल के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। ठीक है? इस तरीके से सो पावर डिवाइड हो जाएगी बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आई होप यहां तक आपको पूरी पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म। तो देखो, फेडरलिज्म में मैंने आपको बता दिया, एक तो पूरे देश के लिए काम करने वाली सरकार है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है? जो देश के लिए काम करने वाली सरकार है उसको यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, या आज की डेट में मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार है जो अपनी। और स्टेट के लिए जो काम करते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। यहाँ पे स्टेट लेवल का सारा जो जिम्मा है वो एक स्टेट का किसी स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, जहां पर सीएम उसका हेड होता है किसी भी स्टेट का। अब मैं आपको बताऊंगा इंडियन जो हमारा फेडरलिज्म है, इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म चल रहा है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। आखिर क्या क्या वो चीजें हैं जो हमारे इंडिया को एक फेडरल नेशन बनाती हैं। ओके, ये सब हमें समझना है। देखो भाई, सबसे पहले तो इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर है डुअल, यानी कि दो सरकारें इंडिया में काम करती हैं। एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट। दोनों के पास अपनी अलग पावर है, दोनों की अपनी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। समझ में आ रहा है आपको? दो लेवल पर, ड्यूअल लेवल पर सरकारें काम करने जाती हैं इसमें। ठीक है? और इस तरीके से पावर डिवाइड रहती है। और डिवीजन ऑफ पावर, अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, जो इंडिया का फेडरलिज्म है उसमें जो पावर है वो डिवाइड हो जाती है अमंग द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। होगा क्या, मैं आपको आगे बताता हूं। जितनी भी पावर्स होंगी ना उसको तीन लिस्ट बना के डिवाइड करा जाएगा।
अब वो 3 लिस्ट कौन सी है यहाँ पे देखो, एक तो यूनियन लिस्ट होगी जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जिन मैटर्स को हैंडल करेगी, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड मैटर हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हो, उन सब चीजों को एक लिस्ट में रखा जाता है जिसको यूनियन लिस्ट का नाम दिया जाता है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, इसमें वो टॉपिक्स होते हैं जैसे पुलिस वगैरह हो गया, ये हर स्टेट की अपनी अलग पुलिस होती है। सो ये जो मैटर होंगे ये स्टेट से रिलेटेड मैटर हैं जिनके ऊपर सिर्फ किसी स्टेट की गवर्नमेंट ही एक्शन लेगी और कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। फिर एक तीसरी लिस्ट और है जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इनमें वो मैटर्स आते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर एक लॉ बना सकते हैं, चाहे एजुकेशन के मैटर पे हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस लिस्ट के किसी भी टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया का फेडरलिज्म है हमारा, उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो ज्यादा पावरफुल होती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, खासकर अगर मान लो देश में इमरजेंसी लग गई तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे कंट्री के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर ज्यादा है क्योंकि देश में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। सो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज जो सारी पावर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सीधी सीधी चली जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं रहती। इसके अलावा जो हमारा इंडिया का फेडरलिज्म है, इसके अंदर ये बताया गया है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा। ऐसा नहीं होगा कि पावर डिवाइड कर रहे हैं तो स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सेंट्रल लेवल पे अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, नो। हमारे यहाँ पे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है जो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो यूनियन लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। लेकिन 2019 से पहले पहले जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होता था, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अपना अलग फ्लैग था। तो ऐसे में ये सब चीजें खत्म कर दी गई थी 2019 में, आर्टिकल 370 आपको पता होगा। और उसके बाद उसके जितने भी स्पेशल वो जो चीजें थी ना, वो प्रोविजंस वो वापस ले लिए गए थे। सो अब पूरे इंडिया में एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। इसके अलावा हमारे इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। बहुत फ्लेक्सिबल कैसे है, पावर्स तो डिवाइडेड है लेकिन स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज एडजस्ट कर सकती है बेस्ड ऑन चेंजिंग नीड्स, जब भी चाहे तो मतलब कानून वगैरह में भी फेरबदल हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे टॉपिक से अपने हाथ में लेने हैं तो वो भी लेने का जुगाड़ है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि अगर वो किसी को कानून को बनाना चाह रही है तो वो बना लेती है उसको। इसके अलावा जो हमारा इंडिया का आप कह सकते हो कि जो फेडरलिज्म है, इसके अंदर है क्या कि हमारी जो जुडिशरी है वो बहुत इंडिपेंडेंट है। तो जुडिशरी का चैप्टर मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है। एक ऐसी जुडिशरी जहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होती, एक ऐसी जुडिशरी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक ऐसी जुडिशरी जो किसी के फेवर में कुछ नहीं सुनाएगी। सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारे जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जितने भी पंगे होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको फेयरनेस के साथ सॉर्ट करता है। यानी कि हमारा फेडरलिज्म ये कहता है कि हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, देखो भाई कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है, उनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। यानी कि देखो मैं आपको बताऊं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे स्टेट्स हैं और पहले जम्मू एंड कश्मीर, इनको बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में थोड़े से स्पेशल पावर दी गई थी, जो कि थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पावर का, अनइक्वल भी हो सकता है कि भाई सभी स्टेट्स को तो आप इक्वल मानते हो, पर जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको क्यों स्पेशल प्रोविजंस के तहत इनको दर्जा दिया है। सो ये भी एक मैटर बना था। आर्टिकल 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, हमारा देश इंडिया है, भारत है, और ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यानी कि कई सारे स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, उसी यूनियन को हम भारत कहते हैं। यानी कि अपना इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, सारे स्टेट्स मिलकर हमें एक देश बनाते हैं प्रॉपर। सो देखो इंडिया इज मेड अप ऑफ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हमारा भारत बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स से मिलकर बना एक देश है। और ये सारे के सारे स्टेट्स मिलकर एक सिंगल नेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं भारत। जो हमारा भारत है
वो इन्हीं स्टेट से मिलकर बना हुआ है। ये दिखाता है हमारे इंडिया में यूनिटी के साथ लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी होते हुए भी। हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन, कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन स्टिल हम सारे एज अ कंट्री आपस में यूनाइटेड हैं। हम सारे के सारे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के कल्चर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा इंडियन फेडरलिज्म है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसके कुछ मेन फीचर्स। सबसे पहले तो हमारा फेडरलिज्म क्लियरली कहता है कि जो इंडिया में एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको रिटन रूप में हमें चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत बड़ा है, इसको हैंड रिटन पूरा बनाया गया है। और इसके अलावा ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, ये होना बहुत जरूरी है। ये इसका एक मेन फीचर है हमारे फेडरलिज्म का। जब फेडरलिज्म की बात होती है वो कहता है कि हाँ भाई रिटर्न में लाओ, ये नहीं आप ओरल बता रहे हो लॉज को, ओरल बता रहे हो पावर, अरे तेरी ये पावर है तेरी वो पावर है, ऐसे नहीं होगा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में सब रिटर्न होना चाहिए। इसके अलावा हमारा फेडरलिज्म कहता है हमारी जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी। कहने का मतलब है कोई पॉलिटिशियन, कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी कभी भी कोर्ट के डिसीजंस को बदल नहीं सकता। वो भी कोर्ट के सामने उतना ही बराबर है जितना एक गरीब आदमी। इसके अलावा हमारा फेडरलिज्म कहता है पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट होती हैं। तीनों लिस्ट में टॉपिक्स लिखे होते हैं, किस टॉपिक पे कौन कानून बनाएगा ये उसके आगे लिखा है, ठीक है भाई। और इसके अलावा हमारे इंडिया के फेडरलिज्म में 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी सरकार है, एक होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार है। इसके अलावा लोकल बॉडीज भी होती हैं, लोकल गवर्नमेंट भी होती हैं, जिसको आपके वहाँ पे कहते होंगे निगम पार्षद या फिर पंचायत का मुखिया। तो इस तरीके से ये होता है। और क्या है, हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है उसमें बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वही सुप्रीम है। सुप्रीमेसी जो होगी यानी कि सर्वोच्चता जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन की होगी और किसी की नहीं होगी। सबसे ऊपर अगर कोई है हमारे देश में तो वो हमारा संविधान है। संविधान से ऊपर तो भाई कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ, जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, जैसे डिफेंस यानी कि रक्षा से रिलेटेड मामले हैं, रेलवे से रिलेटेड मामले हैं, बैंकिंग से रिलेटेड मामले हैं, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मामले हैं, वॉर से रिलेटेड इश्यूज हैं, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड मामले हैं, करेंसी से रिलेटेड कोई मामले हैं। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे, जो कानून बनेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। नेशनल मैटर्स के लिए कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब बात करते हैं भाई स्टेट लेवल पे जो होता है, तो इसमें स्टेट के हाथ में होता है पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लैंड, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड विद द अदर स्टेट। ये सारी चीजें अगर कोई इससे रिलेटेड कानून बनाना है तो वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। लोकल मैटर्स को स्टेट हैंडल करता है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो मैटर्स हैं जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्शन, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर लॉज। अगर इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कानून बनेगा तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लैश होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून होगा उसको ही वैलिड माना जाएगा। ऐसे में ये शेयर्ड मैटर है, यानी कि जो दोनों शेयर करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, आई होप आपको ये जो 3 लिस्ट हैं ये समझ में आ गई होंगी। जिसको ये 3 लिस्ट समझ में आ गई, समझ लो उसको पूरा का पूरा फेडरलिज्म का टॉपिक ही समझ में आ गया। यही तो है, पावर को डिवाइड कर देना, टॉपिक्स को बांट देना, ठीक है। फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल वर्ड्स। अब मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो उसको फेडरल बनाते हैं, जो बताते हैं कि हाँ कि भाई वाकई में फेडरलिज्म है अपने यहाँ पे। देखो भाई, तो इसके अंदर आप बता सकते हो डिवीजन ऑफ पावर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। देखो जो हमारे यहाँ पे पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होती है।
3 लिस्ट होती है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा हमारे यहाँ पे रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया हैज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कौन सी पावर और कौन सी ड्यूटी किसकी होगी, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को ही सुप्रीम माना गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा सबसे बड़ा लॉ है, सबसे बड़ा कानून है। सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी हर जगह उसको फॉलो करना मैंडेटरी है। फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे इंडिया के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिस्प्यूट्स को सेटल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल के या स्टेट वर्सेस स्टेट लेवल के। सो ऐसे में क्या है कि एक फेयरनेस और एक बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे यहाँ की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, जो दिखाता है कि फेडरलिज्म है हमारे यहाँ पे। लेजिस्लेचर जो है हमारे यहाँ का वो बाई कैमरल है, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। लोकसभा को रिप्रेजेंट्स आप कह सकते हो वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्यसभा जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो लोकसभा में जितने एमपी बैठे होते हैं ना उनको हम ही लोग इलेक्शन में जितवाते हैं, जो सांसद बनते हैं लोकसभा में जाके बैठते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट होती हैं, 2 लेवल है गवर्नमेंट के, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की अपनी सेपरेट पावर है। अमेंडमेंट भी होता है भाई हमारे यहाँ पे, ठीक है, अगर संविधान में कोई बदलाव करना है तो स्टेट का अप्रूवल भी चाहिए होता है उसमें। ये हमारे फेडरलिज्म की निशानी है कि कभी भी अमेंडमेंट अकेले गवर्नमेंट सेंट्रल वाले नहीं करेंगे। सो उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, किनका, स्टेट वालों का, तभी वो अमेंडमेंट होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि भाई हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फेडरल फीचर्स के रूप में दिखाते हैं होते हुए। अब है यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सिंपल वर्ड्स। देखो फेडरल तो कुछ चीजें हैं ही हैं, अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो उसको यूनिटरी भी बनाती हैं, है ना। अब यूनिटरी क्या है अब आपको आगे समझ आएगा। देखो तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है अगर हम स्टेट से कंपेयर करते हैं। और अगर इमरजेंसी का टाइम है, देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, इसका मतलब है हर इंडियन जो है वो सिर्फ इंडिया का ही सिटीजन है, वो किसी और पार्टिकुलर स्टेट का सिटीजन अलग से नहीं होता। जैसे यूएसए के अंदर क्या होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है, एक तो नेशनल वाली और एक स्टेट वाली। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर आप सिटीजन हो तो आप केवल और केवल इंडियन हो, इसके अलावा कोई और सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं दी जाती। ऑल इंडिया सर्विसेज, अब इसको समझो, जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, ये काम तो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए करते हैं, लेकिन कंट्रोल इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट नहीं करता, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक तरीके से यूनिटरी फीचर है। हमारी जो जुडिशरी है वो यूनिफाइड है, यानी कि एक ही सुप्रीम कोर्ट है सबसे टॉप लेवल पे, कोई और सेपरेट स्टेट कोर्ट नहीं है जो इतनी सुप्रीम पावर रखती हो। सुप्रीम कोर्ट अकेले पूरे देश में सबसे ऊपर है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, जब हमारे यहाँ पे नेशनल या स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी का टाइम होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर ले सकती है सारी की भाई, है ना। मतलब अगर इमरजेंसी लगा दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट से ले सकती है। गवर्नर की बात करें, जो गवर्नर होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है और वो एक लिंक का काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। और भाई गवर्नर सेंट्रल वाला बंदा है तो कहीं ना कहीं वो स्टेट वालों को टांग भी अड़ा सकता है हर काम में। पावर टू क्रिएट और चेंज स्टेट्स, अगर मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकता है या किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ठीक है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया में एक ही संविधान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। पहले जम्मू और कश्मीर का अपना अलग था, लेकिन अब 2019 के बाद से उधर भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही चलता है। तो ये जो सारे मैंने फीचर्स आपके सामने डिस्कस करे हैं ना, ये सारे फीचर्स को हम कह सकते हैं ये यूनिटरी फीचर्स हैं। और उससे पहले जो मैंने डिस्कस करे थे ये थे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वाई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडियन यूनियन, हमारे देश भारत के अंदर एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है शुरू से, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, अब ये आपको समझना है आगे।
तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग क्यों होती है। देखो भाई, जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था तो उसके पहला का मैं तुम्हें आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। जितना भी आपको येलो एरिया दिख रहा है वो ब्रिटिश इंडिया है, जितना भी आपको ब्लू एरिया दिख रहा है वो प्रिंसली स्टेट्स हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं आपको बोलूं कि जितना भी ब्लू एरिया है वो इंडिया से अगर आज की डेट में हम रिमूव कर दें तो हमारा इंडिया का मैप कैसा बनेगा? है कोई आपको अंदाजा कैसा टूटा फूटा सा मैप बनेगा इंडिया का? ठीक है, एक यूनिफाइड इंडिया जो आज हम देखते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो ऐसा नहीं दिखता अगर ये प्रिंसली स्टेट्स को हमने जोड़ा ना होता। तो अब ये आखिर है क्या मसला, अब ये आपको समझना है। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, इनको एक राइट मिला हुआ था। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से गए थे, इनको बोल के गए थे आपकी मर्जी है तो आप इंडिया में मिल जाना, आपकी मर्जी करे तो आप जाके पाकिस्तान में मिल जाना, अगर आपका मन करे अलग से एक देश बनाना है तो अलग से बना लेना। ये इतना बेकार डिसीजन था ब्रिटिशर्स का, जिसकी वजह से इतनी सरदर्दी हुई हमारे नेताओं को, खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इन सभी को प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करा सक्सेसफुली इंडिया के अंदर। अब आप समझो, हमारा जो देश इंडिया है वो बहुत बड़ा है, एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनको एक उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करना है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर ये ना हो कि हमारे स्टेट्स के टुकड़े हो जाएं, ठीक है, जिससे हमारे देश का नुकसान हो। सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही मैं अगर आपको बताऊं 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। सोचो कैसा होता अगर ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना नीले कलर के, 500 से ज्यादा थे ये, 565 समथिंग, और अगर ये 565 सारे ही अलग हो जाते तो हमारे इंडिया का क्या हाल होता? बहुत बेकार हाल होता। सो ऐसे में इन सभी को मर्ज करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही मर्ज किया जा सकता था। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, आप इनको मर्ज नहीं कर सकते। कोई एक स्टेट इनको मर्ज नहीं कर सकता था। सबको अगर फुल छूट दे देते, फुल पावर दे देते, तो शायद ये कभी मर्ज होते भी नहीं। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज नीडेड, तभी ये लोग सारे मर्ज हो पाए। अब है इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं आपको इसमें इस टॉपिक में बताऊंगा कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा पार्लियामेंट है वो कंट्रोल रखता है स्टेट की बाउंड्रीज के ऊपर, ठीक है, यानी कि द एग्जिस्टेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट्स डिपेंड ऑन पार्लियामेंट अथॉरिटी। कोई भी स्टेट की जो बाउंड्री है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कितने एरिया में करेगा, ये डिसाइड करने का काम पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को तोड़कर उसके दो स्टेट बना सकता है, ठीक है, और वो चाहे तो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बदल सकता है। पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, रीनेम कर सकता है। सो कहने का मतलब है पार्लियामेंट के पास कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि वो कर सकता है काम कुछ स्टेट के साथ, जो कि और कोई नहीं कर सकता, बस पार्लियामेंट ही कर सकता है। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं और कुछ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक टॉपिक है, मैं आपको ये समझाता हूँ। जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है तो इंडिया का जो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है वो पूरा सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जब 12th में जाओगे ना, आप याद रखना, आप एक चैप्टर पढ़ोगे इंदिरा गांधी जी का, इमरजेंसी वाला चैप्टर था। सो उस टाइम पे उन्होंने क्या करा था, देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और अपनी पावर्स का मिसयूज किया था, जो कि नहीं करना चाहिए था उनको। उन्होंने सारे स्टेट्स की पावर छीन ली थी, लोगों के फंडामेंटल राइट्स तक छीन लिए थे। सो होता क्या है, जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो पार्लियामेंट जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी कानून बना सकता है। नॉर्मली जो स्टेट के कंट्रोल की चीजें होती हैं उनके ऊपर भी पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एज्यूम्स यूनिफाइड पावर टू मैनेज द सिचुएशन लीगली। और पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है, हम चाहते हैं कि इमरजेंसी का टाइम है ना, तो कोई भी दिक्कत ना हो, सिचुएशन को सही से हैंडल कर सके, दैट्स वाई हमें ये पावर लेनी पड़ती है। ये उनका मतलब एक तर्क है, ठीक है। फाइनेंशियल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मैं आपको बताऊं नॉर्मल कंडीशन की बात है ना, इमरजेंसी तो हटा दो,
नॉर्मल कंडीशंस भी होती हैं, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर है। सबसे पहले जो इनकम टैक्स है, जो कस्टम ड्यूटी है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है चीज़ें, ठीक है। इनकम टैक्स लगाना, जीएसटी वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यानी कि जो फिस्कल डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का है ओवर दी स्टेट्स। स्टेट्स के पास इतनी पावर नहीं है फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। हर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ उम्मीद लगाए बैठा रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही मोस्टली पावर होती है यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियाज फेडरलिज्म, या इंडिया का जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, अभी तक क्या क्या मुद्दे आए हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। देखो, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताया गया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उसको वो बहुत ज़्यादा पावर दे रहा है, और जो while the governance of states is the responsibility of the state government. Due to this, from time to time the state keep demanding more autonomy and powers. Due to this, tension and conflict arise in the center and states. होता क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देता है। वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। और होता क्या है फिर ऐसे में, जब ज्यादा पावर उसके पास होगी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कहेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग कहेंगे हमें थोड़ी पावर ज्यादा कर दो, हमारी ऑटोनॉमी ज्यादा कर दो जी। और नहीं होगी तो भाई फिर वो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट होने लगेगी, फिर उसके बाद है ना लड़ाई झगड़ा होगा, मामला कोर्ट में जाएगा। सो ये देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है और स्टेट के पास कम होती है, तो इससे भी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। जो स्टेट्स होते हैं वो कीप डिमांडिंग मोर राइट्स। जो स्टेट्स होते हैं वो लगातार, कीप डिमांडिंग का मतलब ही यही है, लगातार डिमांड करते हैं हमें ज़्यादा राइट्स दो, हमें ज़्यादा ऑटोनमी दो। और किस चीज़ में वो मांगते हैं, सबसे पहले तो भाई देखो स्टेट्स कहते हैं हमें फाइनेंशियल ऑटोनमी दे दो। कहने का मतलब है जो इनकम के रिसोर्सेज हैं स्टेट्स के वो बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना, और जो कंट्रोल है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है जी हमें थोड़ी इनकम बढ़ानी है जी, इनकम पे थोड़ा कंट्रोल दे दो, हमें थोड़ी इनकम अपनी बढ़ानी है। सो फाइनेंशियल ऑटोनमी मींस फाइनेंशियल पावर को बढ़ाने से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स रखती रहती हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनमी की बात आती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहती हैं कि जो डेली का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ी पावर ज़्यादा हो। स्टेट चाहते हैं कि भाई पावर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मतलब चीज़ें कनेक्ट जो कंट्रोल हो रही हैं वो थोड़ी उनसे कम होकर हमसे ज़्यादा हो, ठीक है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उसको ज़्यादा अच्छे से संभालें, ऑफिसर्स हमारी ज़्यादा सुने। फिर है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज। बहुत जगह क्या होता है, कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जो हिंदी को अपोज करते हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज को, और कहते हैं कि मतलब जो उनकी लैंग्वेज है वही वहाँ पे प्रेवलेंट होनी चाहिए, ज़्यादा चलनी चाहिए, हिंदी नहीं चलनी चाहिए। तो वो इसको लेकर भी डिमांड उठाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी का क्यों ज़्यादा प्रचार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे तमिल का प्रचार क्यों नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कन्नड़ का प्रचार क्यों नहीं कर रही। सो ये दो तीन ऑटोनमी वाली चीज़ें हैं जहाँ पे वो डिमांड करते हैं कि हमें थोड़ा सा राइट ज़्यादा दे दो तो हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट रूल। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है, गवर्नर का कितना रोल होता है और प्रेसिडेंट के रूल में क्या होता है। देखो भाई, कंट्रोवर्शियल रोल है। गवर्नर एक तरीके से मीडिएटर है, एक लिंक है। गवर्नर को इलेक्ट नहीं किया जाता, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। कौन से स्टेट में कौन गवर्नर होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है भाई, सबसे पहली बात आप समझ लो। और जो गवर्नर होते हैं वो पहले कभी मिलिट्री ऑफिसर रहे होते हैं, या कोई आईएएस आईपीएस रहा होता है, या कोई पॉलिटिशियन भी रहा होता है। सो जो भी गवर्नर काम करेंगे वो पक्का ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू किसी भी स्टेट के मैटर में दाखिल अंदाजी कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। जैसे दिल्ली के अंदर पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, वो कहते थे मैं कुछ भी काम करता हूं तो गवर्नर जी मुझे रोक देते हैं। कहने का मतलब है गवर्नर बीजेपी के थे। सो ये एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट है, गवर्नर जो है ना वो कभी कभी वाकई में भी काम रोक भी सकते हैं। सो ये आप याद रखिएगा। टेंशंस इंक्रीज व्हेन डिफरेंट पार्टीज आर इन पावर एट द सेंटर एंड स्टेट। ये गवर्नर वाला मुद्दा कब टेंस हो जाता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और की हो
स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी की हो, तो ऐसे में फिर गवर्नर टांग खिंचाई करता है। गवर्नर हर मामले में टांग घुसाएगा ही घुसाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल पोस्ट है। इनको एक तो कोई इलेक्ट नहीं करता, ये अपॉइंट होते हैं। अपॉइंट भी कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपॉइंट कर रही है इनको। फिर है सरकारिया कमीशन, 1983 से लेकर 1988 ये कमीशन बनाई गई। इन्होंने रिकमेंड किया कि जो गवर्नर हैं शुड बी नॉन पार्टीसन टू अवॉइड पॉलिटिकल बायसेस। किसी पार्टी वाले बंदे को गवर्नर नहीं बनाओ, क्योंकि पार्टी का आइडियोलॉजी वाला बंदा होगा ना, तो वो अपनी पार्टी के लिए ही फेवर में काम करेगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा आर्टिकल 356 के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। प्रेसिडेंट्स रूल को हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, देखो मान लो कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश नाम से कोई स्टेट है, और वहाँ का सिस्टम पूरा बिगड़ गया है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं बन पा रही है, दंगे फसाद ज़्यादा चल रहे हैं, गवर्नमेंट काम सही से नहीं कर पा रही है अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की, तो ऐसे में क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको टेक अवे कर दिया जाएगा, टेक ओवर कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो है डिसाइड करेगी, और ऐसे में पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए होगा, और इसको जो है 3 साल से ज्यादा तक भी आप लगा सकते हो। सो प्रेसिडेंट का रूल वहां पे आ जाएगा, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग फिर सारा काम होगा। वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी वहां पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ करने में फेल है तो यूनियन गवर्नमेंट, देखो भाई इसका मिसयूज भी होता है, अगर किसी को अपनी खुंदस निकालनी है तो प्रेसिडेंट रूल लगवा दो कहीं पे अगर आप पावर में हो, तो ऐसा भी होता है भाई, बिल्कुल होता है। मैं आपको बताता हूँ प्रेसिडेंट का जो रूल है राष्ट्रपति शासन, इससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट वर डिसमिस्ड इवन विद मेजोरिटी सपोर्ट। केरला के अंदर 1959 में बेमतलब के कांग्रेस पार्टी ने अपनी पावर का मिसयूज करके वहां की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट को डिसमिस करवा दिया था, जबकि उसका कोई कोई ठोस रीजन नहीं था उनके पास करवाने का। और समटाइम्स क्या होता है, मेजोरिटी देखी नहीं और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करवा दिया। 1967 के बाद ऐसा बहुत बारी देखने को मिला जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिसयूज किया। और फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशरी एग्जामिन करेगी, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिसल किया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है, तो जुडिशरी भी उसको देखेगी कि भाई वाकई में उसका कुछ वो है भी, मतलब पीछे का कोई बेस, या ऐसे ही अपनी खुंदस निकालने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगवाया जा रहा है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने खुंदस के लिए किसी के साथ कुछ गलत करो। डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स, ये हमारा अगला टॉपिक है, और इसको अब मैं आपको बताऊंगा क्या डिमांड है नए स्टेट्स को लेकर, किसकी क्या डिमांड है। तो देखो भाई, नेशनल मूवमेंट एंड यूनिटी, जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, प्रमोटेड बोथ इंडियन यूनिटी एंड रीजनल आइडेंटिटी। यानी कि एक तो हमें इंडियंस को सबको साथ रहना है, यूनाइटेड रहना है, और हमारा जहाँ से भी हम आते हैं वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर और वहाँ का रीजन, वो भी आइडेंटिटी आपको बचा के रखनी है। लीडर्स का मानना ये था कि जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और प्रॉमिस किया कि अब जो भी आगे आज़ादी के बाद स्टेट बनेंगे वो लैंग्वेज के आधार पर बनाएंगे, कल्चर के आधार पर बनाएंगे, आज़ाद होने के बाद हम सबकी रीजनल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन हुआ क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। ये वो कमीशन था जो आज़ादी के बाद देश के अंदर नए स्टेट्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। स्टडी करना था इसको कि कैसे इंडिया को डिवाइड करेंगे, हम नए स्टेट्स कैसे बनाएंगे। 1956 में इंडिया के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ। लैंग्वेज के बेसिस पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, और इसके पीछे की एक बहुत दर्दनाक कहानी है। पोटी श्री रामुलू वहाँ के एक लीडर थे, और वो हंगर स्ट्राइक पे थे जहाँ उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा एंगर, डिससेटिस्फैक्शन, लोगों के अंदर डिसकंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो इस वजह से नेहरू जी को प्रेशर में आके वहाँ पे वो बनाना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ ईयर और उसका क्या हुआ था। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने। पहले वो एक ही हुआ करते थे, फिर बाद में गुजराती बोलने वाले गुजरात, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में आ गए। 1966 में पंजाब था एक बहुत बड़ा, ग्रेटर पंजाब, इसको डिवाइड कर दिया गया और हरियाणा बन गया इसमें से अलग, ठीक है। हरियाणा एक नया स्टेट निकल के आ गया, ठीक है। पंजाब यहाँ पे अलग हो गया।
इसके अलावा 1970s में भी नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट्स हैं, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनको बनाया गया। ये सारे के सारे न्यू स्टेट्स हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं, पहले ये नहीं होते थे। सो ये चीज़ें होने लगी जैसा कि हमारे लीडर्स ने प्रॉमिस किया था कि हम ये सब करेंगे, और वो उन्होंने किया, वो चीज़ें हुई भी। इसके अलावा ईयर 2000 में क्या हुआ, 3 नए स्टेट्स बनाए गए फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है, फ्रॉम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना। सिंपल सी बात है भाई, जो अपना एमपी है ना, वहां से छत्तीसगढ़ निकल रहा है, यूपी से आपका यूके निकल रहा है, और बिहार से ही आपका झारखंड बना है। सो ये 3 नए स्टेट निकल कर आए ईयर 2000 में। ईयर 2014 में तेलंगाना नाम से एक नया स्टेट बना, जो कि आंध्र प्रदेश से ही बनाया गया था, ठीक है, एक नया स्टेट तेलंगाना नाम से बना, पहले नहीं होता था तेलंगाना नाम से कोई स्टेट। इसके अलावा अभी भी कुछ डिमांड्स हैं ऐसी जो ऑनगोइंग हैं, अभी भी चल रही हैं। आज भी इवन टुडे कुछ ऐसी जगहें हैं जो चाहते हैं कि एक सेपरेट स्टेट हमें अपना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर विदर्भ नाम से एक जगह है, वहां पे कह रहे हैं हमें एक अलग स्टेट बनाकर दो, ठीक है, ये सेपरेट स्टेट की डिमांड अभी भी वहां पे चल रही है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इन इंडिया। अब मैं आपको बताऊंगा इंडिया के अंदर वो कौन से पंगे चल रहे हैं जो एक स्टेट दूसरे स्टेट से कर रहा है। तो देखो भाई, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जैसे जब कोई स्टेट कहता है कि ये बाउंड्री है इतनी, ये मेरे एरिया में आती है, तो अपने में क्यों ले रहा है। जैसे बेलगाम डिस्प्यूट है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ठीक है, ये एक इसका आप बता सकते हो। मणिपुर नागालैंड के अंदर भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। पंजाब हरियाणा के अंदर डिस्प्यूट है चंडीगढ़ को लेकर, जो वहाँ की कैपिटल है। 1985 में राजीव गांधी ने बोला कि चंडीगढ़ हम पंजाब को देंगे, लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं किया इसको। सो बॉर्डर को लेकर भी दो स्टेट आपस में लड़ सकते हैं। पानी, खासकर नदी का पानी, रिवर वाटर कौन कितना रखेगा, इसको लेकर भी लड़ाइयाँ होती हैं। जब दो स्टेट आपस में फाइट करते हैं ओवर द शेयरिंग रिवर वाटर, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे फार्मिंग के लिए हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कावेरी नदी का एक डिस्प्यूट था तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। नर्मदा का डिस्प्यूट था गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। और भी सारे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। सो रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स भी बने होते हैं छोटे छोटे लेवल पे, लेकिन स्टिल ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो ये इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं अभी आपके सामने। अगला टॉपिक है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी, जो अब मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह का रूल हुआ करता था, और इसको ऑप्शन दिया गया था, आप चाहे तो इंडिया में जाओ, चाहे तो आप पाकिस्तान में जाओ, चाहे तो आप इंडिपेंडेंट रह लो। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी भेजे, ट्राइबल फोर्सेस भेजी कश्मीर को कैप्चर करने के लिए। सो ऐसे में महाराजा हरि सिंह प्रॉब्लम में आ गए, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। इंडिया वालों ने बोला हम हेल्प तो आपकी कर देंगे, पर आप इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो पहले कि आप इंडिया का पार्ट बनना चाहते हो। अगर आप साइन कर दोगे तो आप इंडिया में ज्वाइन हो जाओ, हम आपकी मदद कर देंगे। सो ये जो आप फोटो देख रहे हो मेरे पीछे, ये महाराजा हरि सिंह है, ठीक है, जिन्होंने ये डिमांड रखी थी कि सॉरी डिमांड नहीं, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि मदद करो। फिर हमारे इंडिया वालों ने बोला कि भाई हम आपकी हर जो मदद है वो करेंगे, पर आप हमारे साथ आ जाओ पहले। सो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस भी दिया गया, क्योंकि हालात ऐसे थे। जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स दी गई, और ये पावर दी गई आर्टिकल जो आपका 370 था उसके तहत, जहां पे इनको बोला गया आप अपना अलग से फ्लैग रख सकते हो, अलग आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, अलग आप अपने लॉ बना सकते हो, ठीक है, अलग आप अपना नेशनल एंथम बना सकते हो। सो इनको इतनी पावर दे दी गई कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब वहाँ आतंकवाद और ज्यादा फैल गया इस पावर देने से। फिर हुआ क्या कि भाई स्टेट्स कंसेंट वाज नीडेड फॉर द यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट लॉज टू अप्लाई इन JNK। भाई कोई भी यूनियन, जो भी मतलब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कानून बनाना है अपने पावर का, उसके लिए भी जम्मू कश्मीर से पूछना पड़ेगा तब वो बनेगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, यूनियन लिस्ट का कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट से पूछे बना सकती है, पर जम्मू कश्मीर वाले केस में जम्मू कश्मीर से पूछना पड़ता था कि ये कानून बनेगा या कानून नहीं बनेगा।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक फ्लैग था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, इस तरीके से इनका ये फ्लैग सा बना हुआ था। और यहाँ का मैं आपको बताऊं, जो प्रेसिडेंट है could issue constitutional order only with J&K's consent to extend Indian laws there। अगर भारत का कोई भी कानून वहां पे पहुंचाना है, कानून लागू करवाना है, तो हमारा जो यहाँ का प्रेसिडेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर से पूछेगा कि क्या आपको ये कानून लागू करवाना है। अगर जम्मू कश्मीर वाले कहेंगे नहीं करवाना तो वो कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं चलती थी यहाँ पे। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अगर मैं आपको बताऊं जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगाई जा सकती थी। इंटरनल इमरजेंसी के लिए भी आपको पूछना पड़ेगा पहले वहां से। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होते हैं। अमेंडमेंट करना है अगर कुछ भी आर्टिकल 368 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए भी आपको चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट का अप्रूवल। तो भाई आप सोचो, जम्मू एंड कश्मीर को हमने बनाया तो स्टेट था, वो अलग ही एक कंट्री की तरह बिहेव कर रहा था यहाँ पे, जितनी पावर दे रखी थी। लेकिन एक टाइम आया जब इसके स्पेशल स्टेटस को एंड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 में। 2019 में जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने आर्टिकल 370, ये जो स्पेशल इतनी पावर थी ये सब हटा दी, और जो स्पेशल स्टेटस था वो ले लिया वापस, और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया। दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई, एक थी जम्मू एंड कश्मीर नाम से और एक लद्दाख नाम से। और ये इंप्लीमेंट कब हुआ, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये 31 अक्टूबर 2019 से ही इंप्लीमेंट हो गया था। ठीक है भाई, तो ये जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है अब ये हो चुका है खत्म। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का मैप ऐसा कुछ ऊपर से दिखता है ना, जो तो यहाँ से यहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर आता है इस वाले एरिया में, और इस साइड आपका ये लद्दाख वाला एरिया पड़ता है। अब ये दो यूनियन टेरिटरीज हैं। ये भी बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर असेंबली है, लेकिन लद्दाख में नहीं है लेजिस्लेचर असेंबली, उसके लिए वहां के लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं। सो ये पूरा हमारा जो चैप्टर है ये फेडरलिज्म का चैप्टर था, जहां इसकी एंडिंग होती है जम्मू कश्मीर के टॉपिक के साथ। एंड आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा कि किस टॉपिक के अंदर आपको ये दिखा होगा कि कभी कभी तो हमारा यूनिटरी वाला सिस्टम चल रहा है, कभी आपको लगा होगा फेडरलिज्म चल रहा है। सो हमारे यहाँ बैलेंस है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बैलेंस्ड है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हमारे यहाँ के नेताओं ने बनाया था। एंड आई होप यहाँ से आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें, आप अपना फीडबैक लिखें, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो इस चैप्टर में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।